एमएसयू में डॉक्टर आई पंड्या मुद्दे सिंडिकेट मेंबर जिगर इनामदार से चर्चा का आज देखिए दूसरा भाग। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ एमएस यूनिवर्सिटी में। जो आज एजिटेशंस हो रहे हैं एमएस यूनिवर्सिटी में, जो हंगामे हो रहे हैं, उसको लेकर मैंने और मेरे मित्र विश्वजीत पारेख ने आपसे चर्चा की थी। उसमें जो मुद्दे थे, चाहे वो शिक्षकों का चयन हो, और जितनी हमने बात की उसमें अधिकतर एक व्यक्ति की तरफ खींचते चले गए जिसका नाम था जिगर इनामदार। विदाउट आईटीआई करने की भी जरूरत नहीं है। उनकी अपॉइंटमेंट के जो पेपर्स आपको चाहिए, मैं वो पेपर्स देने के लिए तैयार हूं। और कहीं पे भी, यानी वो प्रोसीजर करने वाला मैं नहीं था, फिर भी वो जिम्मेदारी मैं अपने सर पे लेता हूं कि उनके अपॉइंटमेंट में इतना सा भी अगर गलत हुआ हो, मैं इसी मिनट सिंडिकेट में से रिजाइन करके निकल जाने को तैयार हूं। यानी आप ये मानते हैं कि एमएस यूनिवर्सिटी में राजनीति नहीं हो रही है? 100% नहीं हो रही है। मैं स्पष्ट, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आज यूनिवर्सिटी में 66 रेगुलर हेड है। ये 66 रेगुलर हेड में से मैं आपको 50 से ऊपर नाम ऐसे बता सकता हूं कि जिन लोगों का ना बीजेपी से लेना देना है, ना किसी और पार्टी से लेना देना है, फिर भी वो हेड है। बाकी के 15-16 लोग, उसमें से कुछ कांग्रेस से रिलेटेड भी हैं। हमारे सामने जो इलेक्शन लड़े हैं, प्रोफेसर वाकसकर हमारे सामने इलेक्शन लड़े थे, हमने उनको रेगुलर हेड बनाया क्योंकि वो उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। प्रोफेसर वासुदेव, आज भी जब जेएनयू वाला मामला हुआ, बच्चों को सपोर्ट करने वाले प्रोफेसर वासुदेव थे। प्रोफेसर वासुदेव उनको हमने हेड बनाया है और गौरव के साथ हेड बनाया है, क्योंकि ही इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर हेड। यानी कोई भी अपॉइंटमेंट में आदमी बीजेपी से जुड़ा है, कांग्रेस से जुड़ा है, साम्यवादी पक्ष से जुड़ा है, हमें किसी से कोई लेना देना। आई पंड्या के लिए आपको आपके मतलब क्या पूर्वाग्रह? ये यूनिवर्सिटी में 1200 टीचर्स हैं। मैं एक विद्यार्थी रहा हूं। तो लायक है कि नहीं? मैं आपको मैं पूरी डिटेल में जवाब दूंगा। मैं कुछ छुपाने वाला नहीं हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको इतना कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के सभी 1200 टीचर्स मेरे लिए सम्मानीय है, गुरु है, पैर छूने के लायक हैं। और आई पंड्या साहब उसी 1200 में से एक हैं। आई पंड्या साहब के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध क्या है, आप उनसे पूछ सकते हैं। और उनके व्यक्तिगत संबंधों को मैंने दुनिया में किसी से छुपाया नहीं है। वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनकी कुछ भी हो सकती है, उनकी जबान कितनी भी खराब हो सकती है, पर यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ रोल होता है। हर एक व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ अर्पण करके जाता है। और ऐसे अर्पण करने वाले हर एक व्यक्ति जो पॉलिटिकली भी, अगर आई पंड्या साहब तो पॉलिटिकली भी हमारे सामने नहीं है, उनका तो राजनीति से क्या लेना देना है। एक्चुअली वही सवाल मेरा था कि जब वो राजनीति से सक्रिय जुड़े हुए नहीं है। और एक शिक्षक के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूं। स्पष्ट रूप से उनके विषय में जो कुछ इश्यू हुआ, मेरा सिर्फ और सिर्फ जस्टिफिकेशन ये है, आई पंड्या साहब पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए निकले हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ। मेरा निवेदन ये है कि एक बार पंड्या साहब इतना भी बोले कि पिछले 5 साल और 4 महीने से मैं इस डिपार्टमेंट का हेड था। एमएस यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की टर्म सिर्फ 5 साल की होती है। रेगुलर हेड 5 साल रह सकते हैं, ऑफिशिएटिंग इंचार्ज कितने भी साल रहते होंगे। आई पंड्या साहब 5 साल और 4 महीने से हेड थे। अगर उनके साथ हमें पॉलिटिकली रिवेंज लेना होता तो हम बनाते ही नहीं, बनाया होता तो 1 साल में निकाल देते। हमने 5 साल 4। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन ये रहेगा सर जी, आपकी परमिशन से, जरूर कि भाई आप बार बार बोलते हो कि आई पंड्या 5 साल और 4 महीने हेड रहे, क्यों आपने ऑफिशिएटिंग चालू रखा? क्योंकि आपके पास तो उस टाइम कोई विकल्प नहीं था, तो उसको ऑफिशिएटिंग क्यों रखा? और जैसा आपके पास विकल्प आ गया तो उसको क्यों किक आउट किया? 2 ही क्वेश्चन मेरा है आपको। यूनिवर्सिटी में कई सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कई सालों तक लोग ऑफिशिएटिंग रहते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन पब्लिकली कहना ये आई पंड्या साहब के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, यूनिवर्सिटी के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। कुछ मुट्ठी बंद हो वही ठीक है, उनके लिए भी वही ठीक है। इसीलिए मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ। बाकी 5 साल और 4 महीना वो हेड रहे, उनके डिपार्टमेंट के, उनको छोड़ के सभी टीचर्स ने। डिस्टर्बेंस कर रहा हूँ, खुल के नहीं बोलता हूँ। आप ऐसा बार बार बोलते हो तो ऐसा लगता है आप काफी सारा कुछ छुपा रहे हो इसमें। किसी व्यक्ति की मर्यादा मेंटेन करने के लिए कुछ छुपाना भी ठीक रहता है। अगर आप विधेयक के बारे में अगर खुलेआम चर्चा करने बाहर आ सकते हो तो दैट्स ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी। आप चर्चा मैं खुल के बोलूंगा तो उसका नुकसान सम्मानीय आई पंड्या साहब को है। मैं उनका सम्मान करता हूं। आप भी, आपकी मेंटालिटी वही है कि आप आई पंड्या को सिर्फ नुकसान और नुकसान ही करना चाहते, बिल्कुल नहीं जा रहे हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी भी एंगल से अगर आप ये बात प्रमाणित कर सकते हैं, अगर आई पंड्या का क्वालिफिकेशन कम है ऐसा आपको लगता है, मैं स्ट्रेट वे आपको पूछता हूं, आपको ऐसा लगता है आई पंड्या का क्वालिफिकेशन कम था?
क्वालिफिकेशन के आधार पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की अपॉइंटमेंट नहीं होती है, ये रूल में लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपको ऐसा लगता है कि आई पंड्या का कम था? देखिए, आपका इतना आग्रह है तो मैं बताना चाहूंगा कि सम्मानीय आई पंड्या साहब का फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में और पूरी यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार का खौफ रहा है, लोग जिस प्रकार से उनसे डरते हैं, उनके हेड होने के बाद पिछले 3 सालों में एक भी एचओडी की मीटिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि एक भी एचओडी मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं है। उनको चिंता यह है कि हम जाएंगे, ये आदमी कब कौन सी गाली गलौज कर देगा, क्या बोल देगा पता नहीं, कोई हेड मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं है। और उनके ही डिपार्टमेंट के सभी टीचर्स ने, मैं लेटर मेरे पास लेके आया हूं, लिख के दिया है कि इनकी डिक्टेटरशिप से, इनके वे ऑफ वर्किंग से वी आर कंप्लीटली टायर्ड एंड वी हम्बली रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी टू रिमूव दिस पर्सन। मतलब बहुत स्ट्रेट वे ऐसा हुआ कि यही रीजन से आपने उसको एचओडी नहीं बनाया है। 5 साल और 4 महीने वो हेड रहे हैं और उनके डिपार्टमेंट ने 14 साल से उसको प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया? प्रोफेसर अभी तक सीएस का कवर क्यों नहीं खुला गया? देखिए, कवर खुल चुका है और वो प्रोफेसरशिप में रिजेक्ट हो चुके हैं। उनका कवर, हाँ, वो रिजेक्ट हो चुके हैं 2 साल पहले, वो टेक्निकल रीजन से रिजेक्ट हो चुके हैं। और वो टेक्निकल रीजन अगर गलत है, पंड्या साहब कोर्ट में जाए, अगर कोर्ट से वो प्रूव करके लाते हैं कि ही वॉज राइट, ही वॉज एलिजिबल फॉर प्रोफेसर, आई विल रिजाइन एट दैट मिनट। यानी दैट मीन्स आपके पास आई पंड्या जैसा रिजेक्टेड पीस है, फिर भी जब भी वडोदरा महानगर सेवा सदन, यानी वहां भारतीय जनता पार्टी के शासक थे, तो ऐसे कहीं इंसिडेंट्स में क्यों आई पंड्या की एडवाइस लेने जाता था? ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मन है। मुझे गौरव है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने पर कि जो व्यक्ति पॉलिटिकली, कई लोग उनको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विरोधी मानते हैं, फिर भी उनको ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का खुला मन है, ये ट्रांसपेरेंसी है। और मैं इस ट्रांसपेरेंसी का, भारतीय जनता पार्टी की इस ट्रांसपेरेंसी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। जिन्होंने भी ये ट्रांसपेरेंसी रखी है, मैं उनको अभिनंदन देता हूं। ये तो अच्छी बात है ना, इसमें गलत क्या है? जो आदमी पॉलिटिकली आपके सामने, मुझे कई लोगों ने ऐसा बताया कि 2012 में आई पंड्या साहब कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव भी लड़ने वाले थे, तो पॉलिटिकली जो आदमी उनके सामने है, तो जिस दिन जिगर इनामदार पे 22 लड़कों के फीस का हड़प करने का चार्ज था, उस दिन जिगर इनामदार के सामने कड़क एक्शन लेने की सिंडिकेट ने बात किया था। उस दिन भी आई पंड्या ने जिगर इनामदार की फेवर की थी सिंडिकेट में। उस दिन ऐसा कहा गया था कि आई पंड्या कांग्रेस के आदमी है। आई बेग टू डिफर। आई पंड्या साहब ने ये पूरी आइटम में रिटर्न में डिसेंट लिखवाई है कि ये एडमिशन नहीं होने चाहिए। और जब ये बात निकली है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का स्पष्टीकरण मुझे आज करना है। देखिए, मैं बहुत खुले मन से इस बात की चर्चा करना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट लीडर था, मेरी हॉस्टल के मेरे 7 दोस्त थे जिनके फॉर्म्स मेरे पास थे। फॉर्म्स मेरी केयरलेसनेस के कारण, मेरी बेदरकारी के कारण, मेरी गलती के कारण भरने रह गए थे। मेरी गलती थी, मैंने वो गलती को एक्सेप्ट किया, नॉट ओनली ओरली, मैंने रिटर्न में एक्सेप्ट किया कि ये बच्चों की गलती नहीं है, गलती मेरी है। कहीं पे भी फीस का मामला नहीं था, ये तो बाद में पॉलिटिकली जोड़ा गया, बट मैं उस चीज में इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि गलती तो थी ना मेरी। मैंने वो हिम्मत दिखाई, मेरा कैरियर खत्म हो रहा था। मेरे पास जिस मिनट लेटर लिखवाया गया, उस मिनट मुझे पता था कि इसके बाद क्या होने वाला है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा, ऐसा मेरे पे बैन आने वाला है, मुझे पता था। फिर भी मैं गलती से भागा नहीं था, मैंने गलती करी थी तो मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने उस गलती को रिटर्न में एक्सेप्ट किया। वो गलती को रिटर्न में एक्सेप्ट करने के बाद मैं 2 साल इलेक्शन ना लड़ पाऊं, ऐसा मेरे पे बैन लगाया गया। और उस समय पूरी सिंडिकेट में मेरी फेवर में बोलने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो थे प्रोफेसर प्रज्ञेश शाह। उनको छोड़ के पूरी सिंडिकेट में मेरे फेवर में कोई नहीं बोला था, क्योंकि सभी लोग उस दिन मुझे पॉलिटिकली शहीद करना चाहते थे, मुझे पॉलिटिकली खत्म करना चाहते थे, क्योंकि मैं उनके सामने पड़ा था। और मैंने गलती करी, एक्सेप्ट करी, उसकी सजा भुगती। अब एक की एक गलती की सजा आदमी कितनी बार भुगतेगा? यानी मैं दो बात मुझे स्पष्ट कर लेने दीजिए। ये होने के बाद, ये गलती होने के बाद, ये सजा होने के बाद मैं जिला का मंत्री बना, जिला का महामंत्री बना, गुजरात का मंत्री बना, गुजरात का महामंत्री बना, विधानसभा लड़ा, यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री का यंगेस्ट सेनेट मेंबर बना, 3 बार यंगेस्ट सिंडिकेट मेंबर बना। अगर मैंने कोई पाप किया होता, भगवान मुझे इतना नहीं देता। और गलती करके भाग जाने वाले लोग, गलती करके मुकर जाने वाले लोग, उनमें मैंने एक ऐसा एग्जांपल सेट किया कि मैंने गलती करी तो उसको सर पे ली, उस बच्चों के साथ मैंने न्याय करवाया। मेरी गलती के कारण मैंने किसी का साल नहीं खराब होने दिया, मैंने अपने ऊपर लिया। मैं खुद मेरी इस हिम्मत की कदर करता हूं कि मैंने हिम्मत दिखाई, मेरा पॉलिटिकल कैरियर मैंने खत्म हो जाने दिया। दूसरी बात, यही कांग्रेस के कुछ मित्र हमेशा जब भी मुझे पॉलिटिकली कुछ मिलना होता है, जब भी मेरे लिए पॉलिटिकली सेंसिटिव टाइम आता है, ये इश्यू लेके आ जाते हैं। पर इससे मैं 2 बातें आज कहना चाहता हूं।
कम से कम नफीस भाई इतना तो है कि 17 साल के मेरे राजनीतिक कैरियर में इन लोगों के पास मेरे इस मुद्दे के अलावा और कोई मुद्दा तो नहीं है, मैंने कोई गलती तो नहीं करी, और जो गलती करी उसकी मैंने सजा भुगती। और ये तो इतने बड़े मन के लोग हैं, मैं लिखित में इनका आभार मानना चाहता हूं कि अभी एक नई पद्धति आई है, आदमी को हिप्नोटाइज किया जाता है, फिर उसको उसके पूर्व जन्म में ले जाया जाता है। ये अच्छे लोग हैं कि मुझे हिप्नोटाइज करके पूर्व जन्म में नहीं ले जाते, उस जन्म की कोई गलतियां ढूंढ के इस जन्म में उसकी कोई सजा सुनाने के लिए नहीं आते। ये इतने बड़े मन के लोग। नहीं, आप काफी सारे अच्छी बात है, आपने ये बहुत किया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि उस टाइम भी आई थिंक आई पंड्या, मेरे पास आपके ही सिंडिकेट के लेटर से इसमें बहुत क्लियर कट है, आई पंड्या ने एब्डिशन नहीं, आई पंड्या ने एब्सेंट किया था, आई पंड्या ने बॉयकॉट किया था, आपके खिलाफ जो एक्शन लिए गए थे। आई पंड्या साहब ने बॉयकॉट मेरे खिलाफ नहीं थे, वो आपके फेवर में थे। उनका बॉयकॉट ये था कि ये बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए। आप देखिए, इंडिकेशन है कि बच्चों की कैरियर बिगड़नी नहीं चाहिए, आइदर वो 22 बच्चे हो या जिगर इनामदार हो। मेरी फेवर उन्होंने नहीं करी। देखिए, सिंडिकेट में आप भी नहीं बैठे थे, मैं भी नहीं बैठा था। फिर भी मेरी बात तो यही है कि सिंडिकेट में बैठने वाले मैक्सिमम आप ही की भारतीय जनता पार्टी के उस समय सिर्फ 3 लोग थे, उस समय सिर्फ 3 लोग थे, और अजय जोशी, जिनके अजय जोशी, घनश्याम दलाल और प्रज्ञेश शाह। अजय जोशी का तो रिपोर्ट लिए गए हैं। तो मैं वही बोल रहा हूं कि 3 ही लोग थे हमारी विचारधारा के, बाकी के सभी लोग कांग्रेस के मूल के थे। फिर भी अजय जोशी ने क्यों आपके फेवर नहीं किया है? मेरी गलती थी, इसलिए फिर भी मेरी गलती थी, जो गलती मैंने एक्सेप्ट कर ली हो। कि प्रज्ञेश शाह अगर आपके फेवर में अगर ये कर सकता है, तो घनश्याम दलाल एंड अजय जोशी जैसे सीनियर लोग बैठे थे अंदर, उनको भी करना चाहिए कि भाई ऐसा कैरियर नहीं किया। ये सवाल तो आप उन्हीं को पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता। आपने बार बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी कैंपस में लाने की कोशिश की, क्योंकि ये विधेयक की चर्चा थी इसमें। इसीलिए मैं आपको ये प्रश्न उठा रहा हूं कि अगर आपकी विचारधारा के थे, तो मुझे विचारधारा का होना उसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक बात को सपोर्ट करना। विचारधारा का अर्थ ये नहीं। इसका मतलब ऐसा है कि आपकी विचारधारा में कि कहीं पे ग्रुपिज्म जैसा है। मैं नहीं मानता हूं। हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं और सभी व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों का सम्मान करना चाहिए, इतना ही मैं मानता हूं। वो मेरी विचारधारा के लोगों की विचार भिन्नता हो या किसी और विचारधारा के लोगों की विचार भिन्नता हो, हर विचार भिन्नता की का सम्मान करना। चलिए, मेरे ख्याल से ये काफ़ी हॉट डिस्कशन हो गया, हम लोग सब्जेक्ट से ना भटके हैं, उसकी वजह से मैं वापस सब्जेक्ट पे आता हूँ कि सभी अखबारों में आप देखो हर रोज़ एमएस यूनिवर्सिटी के बगैर मतलब 4 कॉलम या 8 कॉलम का समाचार होता है। आपको ऐसा लगता है कि अखबारों को ऐसा लगता है कि शिक्षण स्तर जो है एमएस यूनिवर्सिटी का नीचे गया है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता हूं कि एमएस यूनिवर्सिटी का शिक्षण का स्तर नीचे गया है। मैं आपको इसके जवाब दे सकता हूं। अभी सबसे बड़ा जो इश्यू बनाया जाता है 76th रैंक ऑफ एमएस यूनिवर्सिटी, ठीक है। बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल में, उसी की एचआरडी मिनिस्ट्री है। मैं ये हिम्मत यहाँ बैठ के कर रहा हूँ कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने जिस पद्धति से पूरा इवैल्यूएशन किया है वो गलत है। घोड़े और गधे को साथ में खड़ा रह के उनकी कंपेयर नहीं की जा सकती। ये कंपैरिजन में पहला जो इश्यू है वो है रिसर्च का। यानी अब सीधा एचआरडी डिपार्टमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। 100 गलत तरीके से ये कंपैरिजन हुआ है। क्यों हुआ है मैं बता रहा हूँ आपको। गलत तरीका यानी गलत तो हुआ ना, एचआरडी डिपार्टमेंट ने गलत तरीका। हाँ, उनसे चूक हुई है, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि उनसे चूक हुई है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि IISc बेंगलोर नंबर 1, IISc बेंगलोर के स्टूडेंट्स कितने? 1800। एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कितने? 33,000। IISc बेंगलोर के अंदर कोई बैचलर्स कोर्स ही नहीं है, सभी मास्टर्स और पीएचडी के कोर्स हैं। अगर कंपैरिजन है, एक मैं आपको सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आपको सीधा एक क्वेश्चन किया, आपने एक बहुत अच्छा किया, गधे और घड़े की तुलना एक साथ में हो रही है। आपको नहीं लगता ये विधेयक आने से गुजरात की सब यूनिवर्सिटी को ऐसे साथ में इकट्ठा एक सूत्रता बांधने की कोशिश को जो हो रही है, जो स्पेशली विधेयक का वर्ड है, मैं फिर एक बार कहता हूं, इसमें ऐसा नहीं लगता ये गधे और घोड़े की एक सूत्रता में बांधने की कोशिश हो रही है? मैं एक बार फिर कहता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य, इस विधेयक का हेतु पूर्ण रूप से प्रामाणिक है। एक सूत्रता यानी वो अर्थ नहीं है कि जो बड़ा है उसको छोटा कर दिया जाए। एक सूत्रता का अर्थ यह है कि जो छोटा है उसको बड़ा किया जाए। इतना अर्थ हमें समझना चाहिए। यानी आपको छोटे हैं उसको बड़ा करने के लिए बड़ा जो है उसको तो छोटा करना पड़ेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि आप 76 रैंकिंग पे अभी आ गए। मैं 76 रैंक का जवाब दे रहा हूं कि 5 मुद्दों पे कंपैरिजन हुई। मुद्दा नंबर 1 रिसर्च बैचलर्स में कभी नहीं होती, रिसर्च मास्टर्स और पीएचडी में होती है। एमएस यूनिवर्सिटी के मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट कितने? 3200।
यूनिवर्सिटी में 29,700 स्टूडेंट ये बैचलर्स के हैं, 3200 स्टूडेंट मास्टर्स और पीएचडी के हैं। उसके रिसर्च का परसेंटेज अगर आईआईएससी बेंगलोर के रिसर्च के परसेंटेज के साथ टैली किया जाए, कंपेयर किया जाए, एमएस यूनिवर्सिटी विल बी इन फर्स्ट 5। पर ये 3200 लोग जो रिसर्च करते हैं उसका परसेंटेज 33,000 पे कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए उसमें हमको 24% मिले हैं। यह पहला हमारा नेगेटिव मुद्दा है। रिसर्च पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा हुई है। पहली बार यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सेल बनाया गया, जिसमें आज नए नए टीचर्स जो बने हैं, जो टेम्पररी हैं, उनके भी 300 रिसर्च प्रपोजल अप्रूव हुए हैं। पिछले 4 साल में 300 टीचर्स ऐसे हैं जिनके रिसर्च के प्रपोजल अप्रूव हुए हैं, यानी रिसर्च अच्छी हो रही है, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं। दूसरा जो मुद्दा है वो मुद्दा है टीचर स्टूडेंट रेशियो। मैं मानता हूं कि उसमें हमारी गलती है, क्योंकि हमारी काफी सारी सीट्स खाली हैं। पर सीट्स खाली क्यों हैं उसका कारण जानने का प्रयास होना चाहिए। जब 1999 के पहले का जो समय था, उस समय जो अपॉइंटमेंट्स की गई उसमें जो SC ST OBC का रिजर्वेशन का रोस्टर जो फॉलो करना चाहिए वो नहीं हुआ था। SC ST कमीशन का 2009 में ऊपर से नोटिस आया कि आप लोगों ने रोस्टर फॉलो नहीं किया है, यू मस्ट फॉलो रोस्टर, अदरवाइज आपकी ग्रांट बंद कर दी जाएगी। जब पहली बार योगेश सिंह साहब के टाइम पे 250 जगह भरने का हमने प्रयास शुरू किया, 250 में से 150 से ऊपर जगह ये रिजर्वेशन में चली गई। और रिजर्वेशन में SC ST के अंदर तो कई सारी जगह पे हमको कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे। आज फिर एक बार अगले महीने हम 150 पोस्ट और भरने जा रहे हैं, उसके अंदर भी यही मुद्दा आ रहा है। 150 के अंदर से 86 सीट्स ये रिजर्वेशन में जा रही है। तो रिजर्वेशन का बैकलॉग जो हमारे ऊपर आया है, उसके कारण हम ज्यादातर सीट्स को भर नहीं पा रहे हैं। तो इसके कारण टीचर स्टूडेंट रेशियो ये हमारा खराब हुआ है। पर उसमें भी मैं फिर एक बार कहूंगा कि IIT रुड़की, IIT मुंबई, IIT चेन्नई, इसकी संख्या कितनी है? 500, 600, 400 और 33,000 की यूनिवर्सिटी, उसका टीचर स्टूडेंट HRD मिनिस्ट्री ने जो भी किया है वो गलत किया। नहीं, HRD मिनिस्ट्री को ठीक तरह से इसको करना चाहिए था। उसमें मान लीजिए कि 2-2, 3-3 सब्जेक्ट जो लोग पढ़ाते हैं, जो इंस्टीट्यूट, उनकी कंपैरिजन अलग करनी चाहिए, और एमएस यूनिवर्सिटी जैसा रेसिडेंशियल स्टेटस जिसका है, ऐसी यूनिवर्सिटी की कंपैरिजन अलग करनी चाहिए। वो नहीं हुई है, ऐसा मैं स्पष्ट रूप से। जिगर भाई, आपका अनुभव, आपकी उम्र के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को आप क्या समझते हैं? बहुत सम्मानीय लोग हैं, सम्मानीय होते हैं, नॉलेजेबल हैं 100%। बिल्कुल। तो वो सब भी मान रहे हैं, जैसे अनिल काने साहब हों, रमेश गोयल हों, योगेश सिंह खुद कह रहे हैं, अमित धोड़किया जो आपके साथ में आपके मित्र हुआ करते, बिल्कुल आज भी मित्र भी कह रहे हैं। तो ये सब, इन सबको पता नहीं कि HRD ने किया है? देखिए, ऐसा है कि मैंने तो जो पांचों मुद्दे हैं उसका ठीक से अभ्यास किया है, इसीलिए नहीं, मैंने किया है, उन्होंने किया है नहीं किया है मैं नहीं जानता। नहीं, वो अखबार में ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रोफेसर योगेश सिंह या अमित भाई धोड़किया, उन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट देने का प्रयास किया, पॉजिटिव दिशा देने का प्रयास किया है। देखिए नफीस भाई, कभी कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता, कभी कोई इंस्टीट्यूट पूर्ण नहीं हो सकता, गलतियां सभी लोगों से होती है। अगर हम आज एडमिनिस्ट्रेशन में हम बैठे हैं, आई एम पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर मैं पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हूं तो मुझ में ये ओपननेस है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, पर अगर उसके पास कोई अच्छा विचार है, हम उनको पूछते हैं। पिछले 8 महीने से हमने MSU आइडियाज कॉन्क्लेव शुरू किया है। हर मंडे शाम को 6:30 बजे कोई भी, वो यूनिवर्सिटी का प्यून हो, स्टूडेंट हो या टीचर हो, वो आके अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकता है, और उस आइडिया को इंप्लीमेंट होने की चिंता मैं करता हूं। यानी मैं यही कहूंगा कि सभी पुराने लोग जो बिल्कुल नामवर थे, चाहे अपने कोठारी साहब हों, रजिस्ट्रार, 2 रजिस्ट्रार बहुत सम्मानीय लोग हैं, और उनको कहीं पे भी अगर गलती लगती है वो हमारे कान पकड़ सकते हैं, उनका अधिकार है। हम कहाँ गलत कर रहे हैं? देखिए, आदरणीय काणे साहब, गोयल साहब, सिंह साहब, ये 3 तो वाइस चांसलर रहे हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का स्तर बिगड़ रहा है, तो वो तो जिम्मेदारी उनकी भी तो बनती है इसमें। वो 3 वाइस चांसलर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब नहीं, अभी की, देखिए ऐसा है नफीस, जब से आप आए तब से बिगड़ रहा है। थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, फिर भी मैं करना चाहूंगा। 28 मई 2014 को नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, शाम को 5:30 बजे। 28 मई 2014 5:30 बजे से पहले भारत पूर्ण रूप से बिन सांप्रदायिक राष्ट्र था, सहिष्णु राष्ट्र था, बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे ही नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हो गए, उसकी दूसरी मिनट से भारत एकदम से असहिष्णु हो गया, एकदम से सांप्रदायिक हो गया। जो हाल वहां का है,
जो पॉलिटिकल एलिगेशन वहां पे चलते हैं कि अचानक नरेंद्र भाई के आने से सब कुछ खराब हो गया, ऐसा उनका मानना है, शायद ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। आदरणीय आया पंड्या साहब 5 साल 4 महीने से अब आप नरेंद्र भाई को याद किया, इसलिए मैं नरेंद्र भाई का ही सवाल करता हूं। नरेंद्र भाई जब थे, नरेंद्र भाई ने हिम्मत भर के, उनको जब लगा कि कॉमन एक्ट में कुछ गलत हो रहा है, उन्होंने हिम्मत भर के एजुकेशन सब शिक्षणविदों के साथ डिस्कशन करके ये मुसद्दा वापस लिया था। अप्रिशिएट करने जैसी बात है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं और बार बार लोगों के सामने ही मैं अप्रिशिएट करता हूं नरेंद्र भाई का ये। तो यही नरेंद्र भाई ने जो रिजेक्ट किया था, वही बात घूम घूम के ये काउंसिल की जो अभी विधेयक मेरे हाथ में जो है उनमें आई है, उनमें बहुत क्लियर कट है। और मैं तो पहले भी आपको बताया कि एयू पटेल साहब ने ये बनाया, आपने तो मुझे नहीं बताया, मैंने आपको बताया एयू पटेल साहब ने बनाया। एयू पटेल साहब ने गुजरात यूनिवर्सिटी में क्या किया था, वही गुजरात यूनिवर्सिटी को देख के उन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी का भी इसमें स्थान ले लिया। विश्वजीत भाई, एयू पटेल साहब ने, मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूं कि एयू पटेल साहब ने, इसमें एमएस यूनिवर्सिटी वाले कहां थे? एयू पटेल साहब ने उनके घर में बैठ के ये मुसद्दा नहीं बनाया है। गुजरात के पहले 29 राज्यों में ये मुसद्दा बन चुका है और उसी को एज इट इज गुजरात ने फॉलो किया है। मैं कह रहा हूं कि ये 29 क्लॉज में से एक भी क्लॉज, आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन में आज भी, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइन बहुत क्लियर कट थी। जो स्टेटस रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी का हो या उसकी ऑटोनॉमस अलग है, वो यूनिवर्सिटी को कोई भी ऐसी काउंसिल में नहीं लेना है, ऐसा मेरे पास जानकारी है। मैं आपकी जानकारी सुधारना चाहता हूं कि यहां पर कहीं पे भी एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट, एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस, उसको कहीं पे टच करने की बात नहीं है। देखिए, फिर एक बार पॉलिटिकल बात होगी, फिर भी कहना जरूरी है। कांग्रेस के आज सब हो जाने दो, ऐसा करो। कांग्रेस के कुछ मित्रों ने 7-8 मुद्दे लिखे हैं कि अब क्या होने वाला है। ये जो 22 दिसंबर 2012 को पृथ्वी में प्रलय आने वाला था और पृथ्वी खत्म होने वाली थी, वो जो कल्पनाएं थी, शायद उससे भयानक कल्पनाएं हैं। अंदर लिखा है कि अब एमएस यूनिवर्सिटी के चांसलर राजवी परिवार में से कोई नहीं रहेंगे। कहां लिखा है बताओ? उन्होंने कहा अब यूनिवर्सिटी के रिजल्ट गांधीनगर से डिक्लेयर होंगे। एमएस यूनिवर्सिटी का तो कोई जगह पे लिखा ही नहीं है इसमें। वही बोल रहा हूं। मेरा तो कहना ऐसा है कि एमएस यूनिवर्सिटी का नहीं लिखा है, उसका मतलब क्या लेने का? उसका मतलब ये लेना है कि ये आपने तो लिख दिया है कि सब यूनिवर्सिटी, यानी बड़ौदा के आसपास में अगर पारुल यूनिवर्सिटी है या नवरत्ना यूनिवर्सिटी है या सुमन देव यूनिवर्सिटी है, उसका जो स्टेटस है वही एमएस यूनिवर्सिटी का स्टेटस है। ऐसा नहीं लिखा है। सूत्रता बनाने की कोशिश हो रही है, उसका मतलब क्या लोगे आप? आदरणीय विश्वजीत भाई, एक सूत्रता का अर्थ अलग है। मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो यही है कि कोई भी एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस, स्टैट्यूट को कहीं पे टच करने की बात नहीं है। और ये मैटर अर्थघटन का है। ये टच नहीं करेंगे तो फिर ये विधेयक आएगा कैसे? मतलब अगर मान लीजिए केंद्रीय ये गुजरात स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल ये कोई अथॉरिटी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्गदर्शक काउंसिल है। ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइस करेगी और ऐसी काउंसिल बनाने की जरूरत 1987 में कांग्रेस की गवर्नमेंट को लगी थी, तब से ये चालू है। यानी ये भारतीय जनता पार्टी को सपना नहीं आया है। वो 87 की बात ना करें हम लोग। हम तो अभी मार्गदर्शक, अब ये समिति करेगी। तो मार्गदर्शक कराने का तरीका भी तो ये ऐसा होता है ना कि आपको बस करना ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्गदर्शन मीन्स सजेस्ट, एडवाइस, क्लियर लिखा हुआ है, वर्डिंग लिखा हुआ है। सबसे पहले एक छोटा सवाल, आप डिबेट के स्टूडेंट थे क्या? नहीं, डिबेट का, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, डिबेट नहीं किया कभी। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो आई पंड्या करते हैं वो आप भी करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिंडिकेट वो भी इतने तेज बोलते हैं। मैं सिंडिकेट में सबसे कम बोलने वाला व्यक्ति हूँ। आप आदरणीय वाइस चांसलर साहब को पूछ लीजिएगा, गोयल साहब, सिंह साहब और आदरणीय परिमल भाई, 3 में से एक भी वाइस चांसलर मेरे बारे में एक भी गलत शब्द बोले तो आप कहिएगा। मैं बहुत कम बोलता हूँ, सिर्फ मुद्दों पर बोलता हूँ, पर जो बोलना होता है मैं बोलता हूँ। एक बात तो है जिगर इनामदार कि यूनिवर्सिटी में जितने आपने वाइस चांसलर के नाम लिए हैं वो शायद लोगों को याद नहीं होंगे, लेकिन आज एक नाम याद तो है, जिगर इनामदार। यूनिवर्सिटी के हर कॉर्नर पे एक ही बात है, एक ही विरोध है, एक ही जवाब है। और आप जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो आज आपने साबित कर दिया कि जिगर इनामदार एमएस यूनिवर्सिटी में किसी को शुद्ध भाषा में गांठते नहीं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी का हो सके उतना भला करने का प्रयास करता हूं। और एक निवेदन मैं आज इस स्टेज से करना चाहता हूं आपको और सब लोगों को। जो भी लोग यूनिवर्सिटी के इस इश्यू को लेके निकले हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहता हूं। सब लोग अपने अपने रोल में सही हो सकते हैं, वो किसी भी विचारधारा से जुड़े हुए हों। वो आज निकले हैं तो उनको यूनिवर्सिटी की चिंता होगी इसलिए निकले हैं। मैं उनकी उस चिंता का सम्मान करता हूं, पर तरीका ये नहीं है।
रोज रोज यूनिवर्सिटी के कपड़े उतारना ये गलत है। क्या तरीका मैं- होना चाहिए आपका? तरीका ये होना चाहिए, मैं वो कहे वहां उनके पास मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे पास आओ और मुझे आप सजेस्ट करो क्या करना है। वो जहां बुलाए, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी बुलाए, मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूं। यूनिवर्सिटी के भले के लिए वो क्या चाहते हैं, क्या प्रोडक्टिव हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, खुल के बताएं। और वो जिसने भी सजेस्ट किया होगा उसके नाम के साथ, भले ही वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का, इवन मैं खुल के बताऊं तो कोई कांग्रेस का कोई लीडर होगा, और अगर वो ऐसा कहेगा कि यूनिवर्सिटी के भले के लिए होना चाहिए, मैं खुल के कहूंगा कि हाँ, नरेंद्र रावत ने ये सजेशन दिया है, अच्छा है, करना चाहिए। आदरणीय आया पंड्या साहब ने सजेशन दिया है, अच्छा है, करना चाहिए। आदरणीय कमल भाई पंड्या ने सजेशन दिया है, अमर डोमसे ने दिया है, प्रशांत पटेल ने दिया है। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति हो, बीजेपी का कोई भी व्यक्ति हो, अपना कॉमरेड तपन दास गुप्ता, उसका भी कोई सजेशन हो, वो खुल के आए। सभी लोगों से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, मैं सभी लोगों को पूछता रहता हूं कि यूनिवर्सिटी के भले के लिए आपके मन में जो है आप बताते रहिए, हम करने को तैयार है। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी के भले की बात होती है तो देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स, देयर शुड बी नो ग्रुपिज्म। और किसी को लगता है, तो लगता है कि क्या हम अगली चर्चा में आई पंड्या या नरेंद्र रावत से आप यहाँ बात करें? जी 100%। मैं हमेशा किसी से भी कहीं भी चर्चा करने के लिए वीएनएम माध्यम बनना चाहेगा इस पूरी चर्चा का। एमएस यूनिवर्सिटी का अगर कुछ अच्छे सुझाव, और अगर वो शांति के साथ में सारी चीज़ें जो लोग इतना रोड पर कर रहे हैं, वो अगर हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं तो शायद लोगों को समझ में आए। मेरे ख्याल से हमारी एक अगली कोशिश ये रहेगी कि ये तो हमने लीडर्स से बात किया और लीडर्स की बातें सुनी, इन दोनों पार्टियों के पार्ट में पिच कौन रहा है, तो हम लोग कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आप दोनों स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये चर्चा थी हमारी एमएस यूनिवर्सिटी के स्वायत्तता के बारे में। अभी जो उच्च शिक्षण परिषद विधेयक आया है उसके बारे में थी। अगली चर्चा लेके फिर जल्दी हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।